Hello dear students, this is Suresh Sahu from Life Science Tutorial and today we are discussing about the most important topic. बहुत सारे important topic है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें हम ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में है कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बहुत सारे कंडीशन है जिससे प्रोटीन का जो कंडीशन है वो अफेक्ट होता है, तो उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो हमारा बहुत छोटा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आज हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ड्यूरेशन हम बढ़ाएं और आपके कोर्स को समय से पहले कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि भाई बीटा प्लेटेड शीट में दो टाइप्स होते हैं, एक पैरेलल होता है और एक एंटी पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड एन टर्मिनल से स्टार्ट होगा और सी टर्मिनल से कंप्लीट हो जाएगा। मगर एक दूसरा स्ट्रैंड था जो कि था एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में एक एन से स्टार्ट होगा और एक सी से स्टार्ट होगा, तो उल्टे होंगे जैसे डीएनए में होता है। डीएनए जो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, जस्ट वैसे ही ये भी क्या होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। मैंने कहा था एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो पैरेलल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल। याद रखना, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे याद रखना, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो 3.5 है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 3.5 कैसे, आधा कैसे हो सकता है? तो आपको पता होगा एक अमीनो एसिड में एनसीसी होता है ना, एनसीसी होता है। ये बीच वाला सी हमारा सेंट्रल कार्बन है, ये वाला जो है हमारा COOH है, और ये जो है हमारा H2N है। तो एनसीसी होने का मतलब एक अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं। और मैंने कहा कि एक हेलिक्स होता है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। इस एक्सिस में एक कंप्लीट हेलिक्स को हम ऐसा बोलेंगे, ये हमारा कंप्लीट हेलिक्स है। तो इस हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो 3.5, मतलब कि 3.5 इंटू 3, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 3 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब 0.5 कैसे मेंशन करेंगे, तो 0.5 के लिए हम क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड का आधा पोर्शन इधर होगा और आधा पोर्शन दूसरे में होगा। कैसे देखो तो, एक एटम ये दूसरा एटम, और यहां जब तीसरा एटम की बात आएगी तो यहां होगा। ठीक है, तो देख लो हाफ पोर्शन इसमें है और हाफ पोर्शन इधर है, इसीलिए इसको हम मेंशन कर देते हैं 3.5 मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये रहा तुम्हारा 3.5 का कंडीशन। ठीक है, और दो ही तुमको टाइप्स दिख रहे हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं देखो तो, फाइंड आउट द लेंथ, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बीटा प्लेटेड शीट, बीटा pleated sheet which is formed, after complete stretching of alpha helix। ठीक है, has 10 helix, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक अल्फा हेलिक्स में यदि आपने कंप्लीट स्ट्रेचिंग किया तो ये बन गया, बोलता है बीटा प्लेटेड शीट बन गया। ठीक है, टोटल हेलिक्स कितना है, 10 हेलिक्स है यहाँ, तो इसका लेंथ क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको बताना है कि टोटल लेंथ कितना होगा।
तो सबसे पहले आप पता करो कि एक हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं इन द केस ऑफ हेलिक्स। तो एक हेलिक्स में यहाँ पे होता है, एक हेलिक्स में 3.6 होता है, एक हेलिक्स में 3.6 नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड मतलब 10 हेलिक्स में कितने होंगे, 36। तो हमको नंबर मिल गया अमीनो एसिड का, 36 नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिल गया है। और तुमने कहा कि दो अमीनो एसिड के बीच में इन वन हेलिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बात हो रही है ना, नंबर की बात हो रही है। तो एक हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है, 3.5 है टोटल। क्या है, 3.5 है। तो 36 को 3.5 से अपन वो कर लेते हैं, 3.5 से इंटू कर दो तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, 3.5 एक्चुअल में यहाँ पे देखो 3.5 जो एंगस्ट्रॉम है, इन वन हेलिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन अमीनो एसिड है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अमीनो एसिड है। ठीक है, नंबर नहीं है। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो इसको टोटल इनटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 126 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। ठीक है, टोटल क्या होगा, डिस्टेंस इतना होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, नोट्स में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कैसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो प्रोटीन भैया बहुत सारे वैरायटी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि ऑल आर अल्फा हेलिक्स, जितने भी प्रोटीन है वो सबके सब क्या होंगे, अल्फा हेलिक्स होंगे। दूसरे कंडीशन में यदि हम बात करें, ये कैसे डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखना। ये देखो, ये अल्फा हेलिक्स है, ये जुड़ा हुआ है, फिर ये अल्फा हेलिक्स है, ये जुड़ा हुआ है, फिर ये अल्फा हेलिक्स है ना। मतलब यहाँ पे देखो 3 अल्फा हेलिक्स एक हिंज के थ्रू जुड़ा हुआ है। यदि मैं बोलूं ऑल बीटा प्लेटेड शीट, ऑल बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो शीट का डायग्राम कैसे बनेगा। देखो, ऑल बीटा प्लेटेड शीट मतलब ये एक स्ट्रैंड हो गया, ऐसा आया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये ऐसा आया, हिंज बना, ये तीसरा स्ट्रैंड हो गया, ऐसे। तो ऑल बीटा प्लेटेड शीट होगी। यदि मैं बात करूं थर्ड नंबर की, अल्फा बीटा बोल दूं तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। अल्फा मतलब ये बना है, एक टर्न्स होगा, फिर ये बीटा होगा, ऐसे। ठीक है, यदि मैं फोर्थ नंबर की बात करूं, अल्फा बीटा हो गया। अब इसको ले लेते हैं अल्फा स्लैश बीटा। ठीक है, अल्फा स्लैश बीटा मतलब या तो वो अल्फा होगा या तो वो बीटा होगा। तो प्रोटीन के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब ये बीच में है ना, दो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। ये देखो, यहाँ पे आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसी यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्न्स बोलते हैं। और यहाँ से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप। तो चलिए हेडिंग पुट करते हैं टर्न्स, और टर्न्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ताकि आपसे ये भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो पाथफाइंडर के बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो टर्न्स की बात करते हैं एकदम सिंपली। तो टर्न्स का ना डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये बीटा प्लेटेड शीट है।
ये है, और ये क्या है, अल्फा हेलिक्स है, ये ऐसा। ठीक है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में यू शेप्ड टर्न्स है, तो उसको चेंज कर लेते हैं भाई। ये देखो, ये टर्न्स है। ठीक है, तो टर्न्स में 3 से 4 अमीनो एसिड होते हैं, 3 से 4 अमीनो एसिड होते हैं। नंबर रख लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न्स बोलते हैं। टर्न है एक तरह का, जो कि दो अल्फा हेलिक्स को, दो बीटा प्लेट शीट को, या फिर अल्फा और बीटा को क्या कर रखता है, ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, ये बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। चलो भाई, तो देखने में कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कैसा दिख रहा है, कितने अमीनो एसिड का बना होता है, तो 3 to 5 अमीनो एसिड से बना होता है। और क्या करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ 2 अल्फा और बीटा हेलिक्स। अल्फा और बीटा प्लीटेड शीट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बीटा के लिए तो प्लीटेड ही हो जाएगा, प्लीटेड शीट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टर्न्स। ठीक है, टर्न्स कहाँ होगा, तो जो भी प्रोटीन होते हैं उनके सरफेस में प्रेजेंट होता है। और कौन से प्रोटीन है जिनके सरफेस में प्रेजेंट होगा, तो जितने भी फोल्डेड या मैच्योर प्रोटीन होते हैं उनके सरफेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि टर्न्स आर मोस्टली present on the surface of folded or globular protein, ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक सा फंडामेंटल की बात, है ना। अब देखो, ये जितने भी फोल्डेड या ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, ये यहाँ से एग्जाम में आता है। यदि हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में अल्फा, बीटा और गामा, 3 टाइप्स के आपके टर्न्स होते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन यदि मैं बोलूँ तो मोस्ट कॉमन है आपका बीटा टाइप। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। ठीक है भाई, अब देखो इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, 3 4 3 2 4 3 2। ठीक है, अब देखो मोस्ट कॉमन तो ये है बीटा टाइप। तो बीटा टाइप ना अलग से 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, 2 टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू टाइप 1। ठीक है, तो इतने को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात होगी स्ट्रक्चर की। अच्छा, स्ट्रक्चर में देखना, यदि मैं यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसी में आप लोग ऐड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से नोट करने से अच्छा है तो उसे स्ट्रक्चर में ही नोट कर लेते हैं। यदि मैं बात करूँ टाइप 2 की, तो टाइप 2 में जो थर्ड अमीनो एसिड होता है वो होता है प्रोलीन। टाइप 2 में जो थर्ड नंबर अमीनो एसिड होगा यहाँ पे वो होगा आपका प्रोलीन। और प्रोलीन किस में रहेगा, टाइप 2 में रहेगा। मगर टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 में क्या होगा, सेकेंड अमीनो एसिड ना ग्लाइसिन होगा। इसको डैश करके 1 लिख देता हूं, याद रखना जो फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड है वो सब में यूनिवर्सली सेम होगा, मगर सेकेंड में ग्लाइसिन होगा इन द केस ऑफ टाइप 1 और थर्ड में प्रोलीन होगा इन द केस ऑफ टाइप 2। ठीक है,
तो ये इसका बेसिक सा फंडामेंटल है। चाहो तो इसको मैं नोट कर देता हूँ एक पॉइंट बना करके कि थर्ड अमीनो एसिड ऑफ टाइप 2 इज ऑलवेज क्या होगा, तो प्रोलीन होगा, प्रोलीन होगा। ठीक है, इतनी बात बता दी। और यदि मैं बात करूं सेकेंड अमीनो एसिड का, सेकेंड अमीनो एसिड ऑफ टाइप 1 इज ऑलवेज ग्लाइसीन। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइसीन बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेडिंग पुट करेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में यदि आपको प्रॉपर स्टडी करना है तो इसके पहले हमने जो देखा था ऑल अल्फा हेलिक्स, अल्फा बीटा, उसी से ये चीज़ें जो है बनती है। जैसे मैं बात करूंगा मोटिफ का, अल्फा अल्फा मोटिफ, दैट मीन्स दो अल्फा टर्न्स के थ्रू जोड़ करके क्या बनाएंगे, अल्फा अल्फा मोटिफ बनाएंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूं सेकेंड नंबर का तो अल्फा के बाद क्या हो सकता है, अल्फा बीटा मोटिफ हो सकता है। यदि थर्ड नंबर की बात करूं तो अल्फा बीटा अल्फा मोटिफ हो सकता है, मतलब दो अल्फा और बीच में क्या आ जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो इसमें और ऐड कर सकते हो हेयर पिन। ठीक है, हेयर पिन मोटिफ करके बोल सकते हो इसको। ठीक है, और एक लास्ट आता है ग्रीक की, ग्रीक की मोटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें से ये काम की चीजें हैं ये बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है ना, एरो ऐसा है, ठीक है, उसके बाद एरो यहाँ से ऐसा है, फिर ऐसा है, और इनके बीच में टर्न्स जुड़े हुए हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये ना ऐसा दिखता है कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एन टर्मिनल है तो यहाँ सी है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे सी है। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, मोटिफ बोलते हैं। और मोटिफ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो भी तुम्हारे मैच्योर प्रोटीन होता है, फोल्डेड प्रोटीन, वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंजाइम्स और फंक्शनल प्रोटीन की बात करेंगे, और फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, यही जगह पे ये प्रेजेंट होगा और ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो परफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शन, परफॉर्म independent function also known as unit of protein, also known as unit of protein। ठीक है, इसको अपन यूनिट ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर ये टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है। तो मेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये जो मोटिफ होते हैं वो ज़्यादातर टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि एंजाइम की बात करें, एंजाइम एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। तो जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स होंगे उनमें ये चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होगा, और इनका कुछ ना कुछ खास फंक्शंस भी होंगे, वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो हो गया प्रोटीन की बेसिक, जितने भी हमको चीज़ें कवर करना था वो हमने यहाँ से कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड्स की। किसकी बात करेंगे, बॉन्ड्स का। बायोकेमिस्ट्री में बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये समझिएगा कि बॉन्ड्स में जब हम बात करें तो दो क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ही आपका बेस बनाएगा और थोड़ा सा समझने में भी टिपिकल कंडीशन आ सकता है कि मैंने ऐसा लिखा विच इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। मैंने लिखा विच इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन मैं तुमको दे दे रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड नंबर में है आयनिक बॉन्ड, थर्ड नंबर पे है हाइड्रोजन बॉन्ड, और फोर्थ नंबर में है वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स। ठीक है, ये टोटल 4 फोर्सेस हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, विच बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, विच बायोलॉजिकल interaction is more stable, और ऑप्शन सेम है। ठीक है, ऑप्शन वही है, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वांडरवाल फोर्स। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड यदि मैं बात करूं तो वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आंसर तो ये है। मगर यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी मतलब इनसाइड द सेल की बात कर रहा हूं, ये एक सेल है, तो सेल के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये अंदर जो एरिया है वो साइटोसॉल है, और साइटोसॉल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, रिडक्टिव होता है, रिडक्टिव एटमॉस्फेयर होता है। और रिडक्टिव एटमॉस्फेयर में ये जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है इसमें वाटर है। ठीक है, ये H2O है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आयनिक बॉन्ड को यहाँ पे हम प्लेस कर दें जैसे NaCl को, तो NaCl क्या करेगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, मतलब ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आंसर आएगा इसका कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे प्रोटीन में होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात हो रही है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है जो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, दो जो क्वेश्चन है वो आपका एक टॉपिक है जिसको समझाना था, तो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यदि हम बात करें इसके बाद, ये तो बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन है भाई, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले बॉन्ड का जिसका नाम है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इसको हिंदी में आई थिंक सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों एटम ए और बी, ये ए है और ये बी है, ए अपने इलेक्ट्रॉन को और बी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, तो दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और एक क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो शेयरिंग हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। किन किन बीच में बॉन्ड बन सकते हैं, सी और ओ के बीच में बन सकता है, सी और सी के बीच में बन सकता है,
C और N के बीच में बन सकते हैं, ऐसे बॉन्ड बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि कौन सा बॉन्ड इसका एग्जाम्पल है, तो भाई डाई सल्फाइड बॉन्ड से और बेहतर कोई नहीं है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन दी स्पेसिफिकली प्रोटीन ड्यूरिंग दी प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में ये जो बॉन्ड है उसमें प्रेजेंट होता है ताकि वो उसको क्या करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है वो दो तरह के होते हैं भाई। यदि मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड शेयरिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है? ठीक है ना, ये बड़ी बात है। तो एक्चुअल में जैसे ही हम बात करें, ये कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 और ये 4, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कार्बन को हम मेंशन करेंगे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये ना तो देगा ना तो लेगा, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, और जो Cl है, देखो Cl है, Cl माइनस की बात करते हैं, तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये लिखता है 2 8 और लास्ट में 7। लास्ट ऑर्बिट में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए और ये 4 दे सकता है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, देखो तो Cl एक चाहिए, यहाँ पे Cl एक चाहिए, यहाँ पे Cl एक चाहिए, यहाँ पे Cl एक चाहिए। अब देखते जाओ, क्लोरीन को एक चाहिए, ये ले लिया, इस क्लोरीन को एक चाहिए, ये ले लिया, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी ले लिया, और इस क्लोरीन को भी चाहिए, ये ले लिया। ये तो दे दिया, अब लेना भी तो है। तो क्या करेगा, चारों क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा है, साझा। तो ये सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे। ठीक है, तो देख लो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, देख लो, ये गिन लो पहले, 2, ये 4, ये 6 और ये हो गया 8। तो कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब ये भी ऑक्टेट पोजीशन में है। अब ये क्या है, स्टेबल है, तो बना लिया क्या, CCl4 बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसको समझते हैं। एक होता है इंटर और दूसरा होता है इंट्रा, है ना। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। यदि मैं बात करूं, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, ओके, तो एक एक प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है। यदि मैं एक प्रोटीन ऐसा बनाऊं और दूसरा प्रोटीन ये बनाऊं और इनके बीच में यदि कोई बॉन्ड हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, ठीक है, तो ये जो है वो है आपका इंटर और ये कहलाएगा इंट्रा। इन सेम प्रोटीन, सेम प्रोटीन की बात हो रही है, इन डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइटोसॉल में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम इज हायर इन साइटोसॉलिक रीजन, इन साइटोसॉलिक रीजन। ठीक है,
और साइटोसोलिक रीजन में यदि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा आपका प्रोड्यूसिंग रिडक्शनल एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये रिडक्शनल एटमॉस्फेयर वहाँ पे जनरेट करेगा। इससे क्या होता है कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है विच लीड्स टू कॉज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के डिग्रेडेशन को ये प्रमोट करता है। मगर यहीं पे जब डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा आपके प्रोटीन में तो वहां पे हो जाएगा फोल्डिंग। ठीक है, तो फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है प्रेजेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको ऐसे एटमोसफेयर से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए प्रोटीन बनने के बाद जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है वो साइटोसॉल में नहीं होता, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन में प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन फोल्डिंग अकर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लुमेन में जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होता है, इसीलिए वहां पे प्रोटीन की फोल्डिंग भी होगी। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। ये तो पूरा डिटेल बात हो गया किसका, आयनिक बॉन्ड का, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड का। नंबर 2 है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में तुमने कहा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मगर बायोलॉजिकल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है वो एक तरह का वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड इनसाइड लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल के अंदर में बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे साइटोसॉल में वाटर होता है और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होती है, और जिस भी सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होती है उसका सॉल्युबिलिटी पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, डिसॉल्विंग पावर बोल सकते हो। डिसॉल्विंग पावर भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने वाटर में H2O में NaCl को डाल दिया, NaCl में आयनिक बॉन्ड होते हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो जैसे ही वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा, वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में, और NaCl ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब Na रिएक्शन करेगा इससे और Cl रिएक्शन करेगा इससे, और ये बना लेगा, देखो ये बना लेगा NaOH और ये बना लेगा HCl। इस तरीके से बार बार ब्रेक डाउन होगा, मतलब कि ये टोटली वाटर में डिसॉल्व होकर ब्रेक हो जाता है, इसीलिए लिविंग सिस्टम में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं माना जाता। ठीक है, आयनिक बॉन्ड ये है। ठीक है, तो जितने भी चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है, इतना याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेचारा गरीब बॉन्ड है, वीक बॉन्ड बोल सकते हो, वीक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की यदि हम बात करें तो एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के बीच में बनेगा।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड formed between H plus ion and इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस की बात करते हैं या मॉलिक्यूल की बात करते हैं। O माइनस हो गया, F माइनस हो गया, N माइनस हो गया, इन मॉलिक्यूल के साथ जाके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, मोर स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्यूशन। ठीक है, बट ये वीक होगा, वीक इन पोलर सॉल्यूशन, क्योंकि पोलर सॉल्यूशन में बार बार क्या होगा, आयन का डिसोसिएशन होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो वीक इन पोलर सॉल्यूशन, ये भी नोट कर लेना, ये एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब एक हाइड्रोजन, मतलब यदि हम बात करें एक वाटर मॉलिक्यूल का, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए 1H2O form how many number of हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन A, B, C और ये D है, 1 2 3 4। ठीक है, एक वाटर बना लेते हैं HOH, तो देखो ये H2O बन गया है। ठीक है, अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा उसको देखो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होते हैं, इसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर से क्लियर है भाई, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर 4 में है वांडर वाल फोर्स, ठीक है, और वांडर वाल फोर्स क्या है एक तरह का, तो ये जो चार्ज होते हैं वो इंड्यूस होने से बनते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, अपोजिट में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो चार्ज के कारण इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वही हमारा एक वीक बॉन्ड है जिसका नाम वान डर वाल फोर्स है। ठीक है, वी फोर्स बोल सकते हैं, VDF, वान डर वाल फोर्स। ठीक है, तो वान डर वाल फोर्स भी कोई बड़ा बॉन्ड नहीं है, बहुत कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा कैसा है। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। यदि ये जो है वो डाइपोल है ऐसा, और सेकेंड वाला डाइपोल नहीं है, इस पे कौन सा चार्ज है, मान लो प्लस है, तो यहाँ पे इसके कारण ना माइनस जनरेट हो सकता है। तो ये क्या है, डाइपोल है और ये इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, पहले नंबर पे डाइपोल डाइपोल, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरे नंबर पे इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो सकता है। ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस। तो दोनों दोनों इंड्यूस हो रहे हैं, ये भी इंड्यूस्ड, ये भी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, बेचारा कमजोर होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, और इनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता, तो नॉन डायरेक्शनल होता है।
ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और एक लास्ट आता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक फोर्स की बात आती है, तो जो हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही बनता है। ठीक है, जब कभी एक बीकर में जहां पे वाटर भरा हुआ है उसमें तुमने डाल दिया ऑयल के ड्रॉपलेट्स, तो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन कम क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे के पास पास आएंगे और पास आकर के एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसी को हम बोलते हैं मीसेल्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, मीसेल्स बोलते हैं। दैट मीन्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने आप को पोलर मॉलिक्यूल से हटा के रखना चाहता है, तो उसके लिए जो उनके बीच में एक वेसिकल बनेगा, एक इंट्रैक्शन बनेगी मॉलिक्यूल के बीच में, उसको अपन बोलेंगे क्या, हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट तभी होगा जब वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हो प्रेजेंट ओनली when H2O molecule present ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कैसा होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन जो कि पोलर है, यहां पे एकदम सिंपली बोलूं, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर, हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, हाइड्रोफोबिक molecules come close together and form vesicular structure। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है उसमें फोर्स कौन सा है, उसमें फोर्स है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक फोर्स। और ये तभी बनेगा जब वाटर मॉलिक्यूल हो, और वाटर मॉलिक्यूल में जब तुम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तब जाके हाइड्रोफोबिक फोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतना चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई फोर्स की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन का। चलिए, तो ये तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ही, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, वो अलग है, और टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है अलग है। ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन हमने प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, एक है तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन और सेकेंड नंबर पे आता है तुम्हारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, एक तुम्हारा हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो अब यहां पे समझना कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे सिंपली बोल देता हूं, इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करेंगे तो ये इजिली सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये हो गया इनके बीच में पहला डिफरेंस। यदि मैं फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मगर जब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ होगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट शीट भी होंगे। तो प्रेजेंट बोथ अल्फा एंड बीटा प्लीटेड शीट, और अल्फा ये यहाँ पे हेलिक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे। फाइब्रस प्रोटीन है मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो सिंपली बोल देंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोल देंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
मगर जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो स्पेरिकल होता है, एक तरह का क्या है ये, स्पेरिकल प्रोटीन है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो फाइब्रस प्रोटीन है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो सिंपल सी बात है, नॉन पोलर अमीनो एसिड से बना होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिच इन नॉन पोलर अमीनो एसिड। मगर इसकी बात करें तो इसको बोल सकते हो रिच इन पोलर अमीनो एसिड, तभी तो वाटर में डिसॉल्व होता है। अब मेन बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत काम का है क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आएगा तुम्हारा कोलेजन, कोलेजन के बाद आएगा इलास्टीन, और इलास्टीन के बाद आएगा केराटिन। ये तीन हो गए। यहाँ पे हमको ना दो पढ़ना है, हालांकि बहुत सारे हैं बट दो पढ़ना है। एक तो तुम्हारा मायोग्लोबिन पढ़ना है, और मायोग्लोबिन के बाद में हमको पढ़ना है हीमोग्लोबिन पढ़ना है। ठीक है। मायोग्लोबिन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, और हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो कि एलोस्टेरिक नेचर का प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। इतनी बात हो गई तुम्हारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन की, इसको हमको डीलिंग करना है। मगर पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर से हमारा प्रोटीन का नेचर जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एक टॉपिक बना लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन नेचर। कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोटीन के नेचर को चेंज कर देती है। ठीक है। तो और स्पेशली हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के। तो भाई सबसे पहले तुम्हारा एक आ जाएगा पीएच, एक आ जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है। पीएच और टेम्परेचर की बात करें तो एक आ जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन, और चौथे नंबर में आ जाएगा नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं अपन, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का जो सॉल्युबिलिटी है वो पीएच पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा सॉल्वेंट है, उसके हिसाब से वो हो जाएगा। ठीक है। अब जितने भी कंडीशन तुमको दिख रहे हैं, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, हर कंडीशन में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले इंक्रीज होगा और बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी के लिए यदि मैं सॉल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाऊं, ठीक है, तो एक समय आएगा तब तक वो बढ़ेगा, ऐसे बढ़ गया मान लो, मगर एक टाइम के बाद वो वापस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो जब तक तुमने सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया, और यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गया, तो तुमने सॉल्ट को ऐड किया, तो एक पॉइंट तक सॉल्ट डिसॉल्व हो जा रहा था, उसको बोलते हैं सॉल्ट इन, बोलते हैं सॉल्ट इन। अब वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो देखो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, और तुमने सॉल्ट को डाला NaCl को, तो वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH में, ये हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो बार बार यही प्रोसेस होगा। कब तक होगा, जब तक वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नहीं हो जाते। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो जाएंगे उसके बाद कैसा होगा भाई, तब तो दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है वो रुक जाएगा, नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट आउट। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट आउट कंडीशन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है। तो एक टाइम तक इनिशियली यदि हम बात करें तो इनिशियली solubility increases, solubility increases, but after some time when salt is added,
इट्स प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, डिजॉल्व होना रुक जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट इन आउट के नाम से जानते हैं। तो ये तो स्टोरी हो गई तुम्हारे साल्ट इन साल्ट आउट का। ठीक है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उन चीज़ों को अपने को इसमें क्लियर करते जाना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, तो इतना वीडियो हम कवर करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे तुम्हारे मायोग्लोबिन, देन हीमोग्लोबिन, देन कोलेजन, देन इलास्टिन और लास्ट में केराटिन प्रोटीन। और इस तरीके से पूरा प्रोटीन का जो स्टडी कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से स्टडी कीजिए और कंटेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए।